शांत रहिए, शांत हो जाए भाई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, सुनिएगा, आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति देख लिए, ठीक ना। जब बात ना कीजिए आप लोग, हेडिंग लिख लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अभी बता रहे हैं, आप लोग लिखिए इसको, शांत रहिए, पहले बात ना कीजिए आप लोग। इधर आ जाओ, यहाँ पीछे बेंच है, उस पे जगह है, नहीं जगह है, आ जाओ, उसको आने दो, आ जाओ बच्चे, आ जाओ, गिलास फेंकिए और वहीं बैठ जाइए। शांत रहिए, लिख लिए आप लोग तो सुनिएगा, बोर्ड पर देखिए, शांत रहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति आप देख लिए। हम आपको बताए कि अगर आपको कोई पूछे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो कुंडलिनीय पथ पर गति करेगा। तो ये तो था चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इस टॉपिक को वैद्युत क्षेत्र में न पढ़ा करके चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति दो प्रकार से होती है, एक वृत्ताकार पथ पर गति होती है और एक कुंडलिनीय पथ पर गति होती है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र में उसी आवेशित कण की गति, आप आवेश का मान वही रखेंगे और उसका वेग भी वही रखेंगे। फर्क क्या है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र था और यहाँ क्या रहेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब ये आवेशित कण गति करेगा तो परवलयाकार पथ पर गति करेगा, यानी कि एक ही आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह दो प्रकार से, एक वृत्ताकार गति होता है और एक कुंडलिनीय गति होता है, कुंडलिनीय गति, ठीक ना। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अलावा अगर वह आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र में वह परवलयाकार पथ पर गति करता है। कैसा पथ होता है, परवलयाकार होता है। अभी इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत भी वेग से प्रवेश करता है तो वह परवलयाकार पथ पर गति करता है, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार, अगर चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो कुंडलिनीय पथ पर गति करता है। वृत्ताकार पथ पर जब गति किया था तो इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r = mv/qb आया था, और जब कुंडलिनीय पथ पर गति किया था तब उसके त्रिज्या क्या थी, mv/sin थीटा था, ठीक, mv/sin थीटा, और अपान क्या था, qb था, ठीक ना। और यहाँ परवलयाकार पथ पर गति करेगा तो देखिएगा, अगर ये x अक्ष है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। अगर बात इंटरमीडिएट तक ही सीमित रहती तो नहीं भी पढ़ाते इस टॉपिक को तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इंटरमीडिएट से अब इतनी संख्या है तो अब हो सकता है कोई बीएससी करेगा या कोई नीट की तैयारी करेगा या कोई जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करेगा, ठीक ना, या कोई यूपी सीट की तैयारी करेगा, तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगर देखा जाए तो सुनिएगा, ए भाई डिस्टर्ब ना कर यार, बात ना कर भैया। अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो वह किस प्रकार के पथ पर गति करेगा, यानी कि जब वह चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करेगा आवेशित कण तो किस प्रकार गति करेगा, तो वृत्ताकार। अगर वही
वही आवेशित कण उसी वेग से वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो किस पथ पर गति करेगा? परवलयाकार पथ पर गति करेगा। और परवलय का समीकरण होता है, ठीक ना, ऐसे परवलय बनता है तो इसका समीकरण y बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर होता है 4ax। अगर ये परवलय ऐसे y अक्ष पर बनता है तो x स्क्वायर बराबर 4ay होता है। इसमें अगर y अक्ष को लेकर के बनाते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेते हैं। अगर x अक्ष पर बनाते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेते हैं। इसमें y की 2 घात और x की क्या होती है? 1 घात होती है, ठीक ना। या ये भी बोला जाता है कि y बराबर अगर cx स्क्वायर के रूप के y इक्वल टू cx स्क्वायर के रूप का अगर कोई समीकरण दिखाई देता है तो यह एक परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यह इसी समीकरण को निरूपित करेगा। बोले तो y बराबर cx स्क्वायर के रूप का। तो हम पहले यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, यानी कि पहले तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत गति करेगा तो वृत्ताकार पथ पर, वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा अभिलंबवत तो परवलयाकार पथ पर, चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा तो कुंडलिनीय पथ पर गति करेगा, ठीक ना। यहां हम 2 प्लेट बनाते हैं। एक प्लेट जितना ऋण आवेश से आवेशित होगा, दूसरा प्लेट उतना ही धन आवेश से आवेशित बनाएंगे। ये धन आवेश से आवेशित है और आपको पता है धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसके अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है जिसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैपिटल ई मान के चलते हैं, ठीक। अगर यहां से कोई आवेशित कण है प्लस क्यू, अगर वह भी वेग से, अच्छा देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, आवेशित कण इधर गति कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री के एंगल पर प्रवेश करता है। तो सुनिएगा, जैसे ही इसके अंदरमा ये प्रवेश करेगा, ठीक, जैसे ही ये प्रवेश करेगा तुरंत इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स काम करेगा। बता सकता है कोई बच्चा उस फोर्स का मान कितना होगा? कोई बताएगा क्या होगा? हो गया पीछे वाला चैप्टर, काम खत्म। ये धन आवेश से आवेशित है, ये माइनस आवेश से आवेशित है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है। अगर इसके अंदर आप धन आवेश रखते हैं प्लस क्यू आवेश तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है जिस बल का मान F बराबर Q इंटू ई के होता है। जैसे ही, बात न करिए, जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एंट्री करेगा तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आया है तो ये प्लस वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, माइनस वाला इसको खींचेगा, यानी कि लगने वाला इस आवेश पर कुल बल किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। और बल है तो इस बल के प्रभाव के कारण क्या ये सीधे पार कर जाएगा? क्या इसको सीधे नहीं जाने देगा। हमने तो क्षैतिज वेग दिया है, बगल में यहाँ हम x और y अक्ष भी बनाएंगे। हमने आवेशित कण को पहले x अक्ष की दिशा में वेग दिया है, क्षैतिज दिशा में वेग दिया है x अक्ष की दिशा में, ठीक ना। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसके प्रवेश करते ही तुरंत इस पर वैद्युत बल लग जाता है जिस बल का मान हम निकालेंगे। तो आवेश कितना था? वह आवेश था Q, और किस वैद्युत क्षेत्र में था? तो E वाले वैद्युत क्षेत्र में था, तो लगने वाला बल F बराबर QE होगा, ठीक। तो क्या ये बल इसको बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाने देगा? क्या नहीं, ये बल इस आवेशित कण को धीरे धीरे क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता तब तो ये आवेशित कण भी वेग से गति करते हुए आ रहा था, सीधे पार निकल जाता, लेकिन ये वैद्युत बल इसको धीरे धीरे क्या करेगा? ऊपर की ओर उठाएगा और जाकर के ये बाहर यहां से निकलेगा। ये किसके प्रभाव से ऊपर गया है? वैद्युत बल। लगातार वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेशित कण पर वैद्युत बल लगा है।
जो इस आवेशित कण को सीधे न जाने दे करके और इस पर बल लगा है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे आवेशित कण को ऊपर उठाएगा। उसके बाद जाकर के ये यहाँ से वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलेगा, किसी वेग से निकला होगा, मैं थोड़े समय के लिए फ्री डेट मान लेता हूं। ठीक, तो पहले तो देखिएगा ध्यान से, आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई के है, जहां Q क्या था, आवेशित कण का आवेश है, और E क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपको पता है जिस वस्तु पर फोर्स लगता है, अगर वह वस्तु गति करती है, बोले तो अगर m द्रव्यमान की वस्तु पर आप फोर्स लगा करके खींचते हैं और ये गति करता है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। यानी कि इस बल का मान इस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इस बात नहीं, बोर्ड पर देखिए, इस आवेशित कण पर फोर्स लगा है तो इस पर ऊपर की ओर त्वरण भी उत्पन्न होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आवेशित कण पर बल लगने से ये बल के प्रभाव में ऊपर की ओर जा रहा था। तो लिखते हैं F बराबर होता है m इंटू ए। अगर a का मान निकालेंगे तो F बाई क्या होगा, m, या a का मान निकालें तो F का मान तो QE था और बटे क्या हो जाएगा, m। ये त्वरण क्या x अक्ष की दिशा में था कि y अक्ष की दिशा में दिख रहा है, त्वरण x अक्ष की दिशा में दिख रहा है कि y अक्ष की दिशा में दिख रहा है। हम यहाँ x अक्ष और y अक्ष दोनों बगल में ही बनाए हैं, y अक्ष की दिशा में है, यानी कि x अक्ष की दिशा में आवेशित कण पर कोई त्वरण काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि x अक्ष की दिशा में कोई फोर्स नहीं था, फोर्स तो किधर था, y अक्ष की दिशा में, और जिधर फोर्स लगता है वस्तु में त्वरण भी उसी दिशा में उत्पन्न होता है। यानी कि ये जो त्वरण हम निकाले हैं आवेशित कण का, ये y अक्ष की दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर ये त्वरण की दिशा होनी चाहिए, x अक्ष को ये प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, लिखते हैं कि माना, थोड़े समय के लिए मैं मान लेता हूं कि माना आवेशित कण t समय में क्षैतिज दिशा में स्मॉल x दूरी तय करके वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलता है, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक। कितना दूरी वो तय किया है क्षैतिज दिशा में, यहां से यहां आया है। वो बात की बात है कि ये ऊपर भी चला गया है, लेकिन क्षैतिज दिशा वाला तो डिस्टेंस यही होगा ना। तो ये हम डिस्टेंस कितना मान लिए हैं, x, दूरी हो गया x। क्षैतिज दिशा में इसको हमने प्रारंभिक वेग कितना दिया था, v, इसको तो कोई प्रभावित नहीं कर रहा था। देखिएगा, सुनिए, ये दो दिशाओं में गति कर रहा है, एक तो ये धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहा था और क्या हो रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है दूर। यानी कि ये देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, परवलयाकार पथ पर गति है, जो क्षैतिज वेग को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण लगने के कारण ये ऊपर की ओर त्वरण है, लेकिन यहाँ क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। और जब त्वरण नहीं है तो इसका वेग हमेशा क्या रहेगा, नियत। सुनिएगा, पहले तो हम आपको देखिए, हर चीज का अगर आप लॉजिक पकड़ के चलेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। या तो वस्तु के वेग में क्या हो, लगातार वृद्धि हो, तब त्वरण उत्पन्न होगा, या वस्तु के वेग में लगातार कमी हो। तो जब लगातार कमी होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और उस स्थिति में उसे त्वरण न कह करके मंदन कहते हैं। मंदन नाम से स्पष्ट है कि ये मंदित करता है, यानी कि वस्तु को ये क्या करता है, धीमा करता है। और जब त्वरण रहेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, तो वह वस्तु के वेग को लगातार क्या करेगा, बढ़ाता रहेगा। अभी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, लगातार वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण धनात्मक, ठीक ना। और जब त्वरण होगा ही नहीं
तो वस्तु का वेग फिक्स हो जाएगा। अगर वह 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था तो हर परिस्थिति में उसका वेग क्या रहेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, क्योंकि उस वस्तु पर त्वरण क्या है, जीरो। एक्सीलरेशन से वेग में या तो वृद्धि होती है या वेग में कमी होती है, और जब एक्सीलरेशन रहेगा ही नहीं, त्वरण रहेगा ही नहीं, तो न तो वेग में वृद्धि होगी न कमी होगी। जो भी वस्तु का वेग है, जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, आप मोटरसाइकिल का जो एक्सीलरेटर घुमाते हैं वो एक्सीलरेशन शब्द से ही एक्सीलरेटर नाम रखा गया है, ठीक ना। अगर आप एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं यानी कि त्वरण को बढ़ाते हैं तो बाइक का वेग क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप एक्सीलरेटर को धीमा करते हैं यानी कि छोड़ते हैं उसको, तो बाइक क्या होती है, धीमी होती है, ठीक ना। तो अच्छा एक बात, तो अगर आप बाइक के एक्सीलरेटर को फिक्स कर दें, न उसको बढ़ाएं न उसको घटाएं, तो क्या वेग में वृद्धि होगा, कमी होगा, नहीं, वो एक बराबर स्पीड से चलता रहता है। तो त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वस्तु के वेग में या तो लगातार वृद्धि हो या कमी हो। यहाँ क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं था, तो क्षैतिज दिशा में इसका हर पॉइंट पर वेग क्या रहेगा, भी ही रहेगा। और जब वेग फिक्स हो जाता है तो उसको हम चाल भी कह सकते हैं। क्षैतिज दिशा में कितना था, भी, हम लिखवाए हैं कितना समय में ये पार कर जाता है, t समय में, तो x बराबर v इंटू टी भी लिख सकते हैं। इसको हम क्षैतिज दिशा में ये गति लगाए हैं। अभी देखिएगा आगे, क्या केवल ये क्षैतिज दिशा में ही गति किया है, नहीं, ये y अक्ष की दिशा में यानी कि ऊपर भी गति किया है। तो लिखते हैं y अक्ष की दिशा में गति, y अक्ष की दिशा में गति। देखिएगा गति का दूसरा नंबर समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। सुनिएगा, बात नहीं, यच न लिख करके हम यस भी लिख सकते हैं। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, ठीक ना, और ए त्वरण है, t समय है। सुनिएगा, हम वस्तु को आवेशित कण को जो वेग दिए थे पहले, ध्यान से सुनिए, आवेशित कण को जो वेग दिए हैं वो क्षैतिज दिशा में दिए हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में दिए हैं, क्षैतिज दिशा में। क्या ऊर्ध्वाधर दिशा में इसके पास कोई वेग है, नहीं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं है, तो अच्छा इसे y ही माने, ठीक, या h ही माने, ऊंचाई चलो यस ही रहे, शांत रहिए। u y बोले तो y अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग इसका क्या है, जीरो, ठीक। एक बात तो मान लीजिए, सुनिए, ये था यहाँ और जब बाहर निकला है तो ये टोटल x दूरी तय किया है, ठीक, और उसके साथ साथ देख रहे हैं ये कुछ y अक्ष पर भी चला है, यानी कि इस दूरी को हम क्या मान लें, y मान लें, और इधर जो दूरी तय किया है इसको क्या मान लें, x मान लें, ठीक। तो हम जब ऊपर की यहाँ क्षैतिज गति तो लगा दिए, x बराबर v इंटू टी। अब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में इसकी गति लगा रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये कितनी दूरी तय किया है, y दूरी तय किया है, तो यस की जगह y लिखें। प्रारंभिक वेग y अक्ष की दिशा में जीरो था, तो ये ut का मान ही जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2, a का मान a ही रहने दीजिए अभी, और t स्क्वायर लिखें। एक बात और सुनिए, जितना समय में बाहर निकला होगा उतने ही समय में तो ये y अक्ष पर दूरी भी तय किया है, तो दोनों के लिए टाइम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम थोड़े समय के लिए इसको समीकरण 1 माने तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से t का मान रखने पर, अगर t का मान आप निकालेंगे तो x/v हो जाएगा, क्या, तो y बराबर 1/2 a, और t की जगह पर x/v रखेंगे, ऊपर से स्क्वायर है तो x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। a का मान भी हम निकाल लिए हैं, तो लिखें a का मान रखने पर रखते हैं, तो y बराबर 1/2, a का मान निकाले हैं, y अक्ष की दिशा में ही ये त्वरण लग रहा था क्योंकि y अक्ष की दिशा में ही फोर्स काम किया है। a का मान निकाले हैं तो वो QE बटे क्या था, m था, और इंटू x स्क्वायर बाई क्या था, v स्क्वायर था। इसे हम लिखें y बराबर QE बटे
2mv² लिख सकते हैं क्या, और x² लिखें, ठीक। और लिखते हैं यह समीकरण जो अभी निकाले हैं, यह समीकरण y बराबर cx² के रूप का है जो एक परवलय के समीकरण को निरूपित करता है, परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। बोले तो इसका कुल लॉजिक ये निकल के आया कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, कहीं कम और कहीं अधिक नहीं है, उसी को एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत कोई आवेशित कण भी वेग से प्रवेश करता है तो वह उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किस पथ पर गति करता है, परवलयाकार पथ पर गति करता है, क्योंकि ये समीकरण जो निकल के आया है y और x दोनों दिशाओं में ये गति किया था। और जब दोनों से रिलेटेड हम इक्वेशन निकाले हैं तो यह समीकरण y बराबर cx² के रूप का है, और y बराबर cx² सिर्फ एक परवलय के समीकरण को निरूपित करता है, यानी कि x² अपनी जगह पर, y अपनी जगह पर, c की जगह पर ये टोटल कांस्टेंट है। देखिए अगर गति कर रहा था तो गति के दौरान आवेश अपना मान बढ़ा देगा क्या, नहीं, q भी फिक्स है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र एक समान है, ठीक, दो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर आवेशित कण का द्रव्यमान कुछ था तो गति करने के बाद उसके द्रव्यमान में कमी या अधिकता होगी क्या, नहीं, m भी फिक्स हो गया, भी एक समान वेग से वो गति कर रहा था, ठीक ना। तो ये टोटल पार्ट कांस्टेंट है, तो y बराबर cx² के रूप का समीकरण है, और यह समीकरण सिर्फ एक परवलय के समीकरण को निरूपित करता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब ये आवेशित कण गति किया था तो यह परवलयाकार पथ पर गति करते हुए क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलेगा, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना।